वेलकम बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज्म, इसमें लास्ट टाइम हमने देखा द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि कुछ टर्म्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, जिसमें से हमारे पास में है पहली टर्म। यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, क्या कहेंगे हम यहाँ पर? मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जिसको हम MZ से बताएंगे। ठीक, तो ध्यान में रखना मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो मैग्नेटाइजेशन इट इज़ द रेशो ऑफ, क्या कहेंगे हम? मैग्नेटाइजेशन, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैग्नेटाइजेशन इज द रेशो ऑफ। अब रेशो है तो ऊपर में कुछ नीचे में कुछ रहेगा, तो मैग्नेटाइजेशन इज द रेशो ऑफ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम M से बताते हैं, मैं यहाँ पे M नेट कहूँगा, टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जो भी आप क्या करेंगे, सब्सटेंस लेंगे तो उसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और उसी का वॉल्यूम, इनका अगर रेशो ले लिया जाए तो वहाँ पर हमको मिलता है मैग्नेटाइजेशन। यानी क्या कहेंगे सिंपली, मैग्नेटाइजेशन इज द रेशो ऑफ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। फार्मूला क्या होगा? mz इज इक्वल टू m नेट यानी टोटल, ठीक है, अपॉन इट्स वॉल्यूम। ठीक, अब खुद आपको मालूम है, अगर मैं m की बात करता हूँ तो उसका जो यूनिट था तो एम्पियर मीटर स्क्वायर था। अब नीचे में हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एम्पियर पर मीटर। ठीक है, यानी यहाँ पर इसका SI यूनिट जो बनेगा वो रहेगा, SI यूनिट होगा हमारे पास एम्पियर पर मीटर। ठीक है, उसके बाद इसके हम डायमेंशंस लिखेंगे। तो आपको मालूम हो कि इसके डायमेंशंस किसके अनुसार होंगे? यहाँ पे मास है ही नहीं, ये m हमारा मीटर के लिए मतलब लेंथ के लिए, तो m 0 होगा, m नीचे है मतलब L-1, टाइम है ही नहीं मतलब 0, और I यानी करंट के लिए तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, और ध्यान में रखना इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ फार्मूले, कुछ टर्म्स यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो mz इज इक्वल टू क्या होगा? m नेट अपॉन v यानी वॉल्यूम यहाँ पर। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक स्टार पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हमको देखते हैं, आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास एक आधा अगर सोलेनॉइड वगैरह है, ठीक है, तो हमने इसके पहले सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड में देखी हुई है, तो वो फार्मूला क्या था कि μ0 या ना, ये था। लेकिन यहाँ पर जब हमने कंसीडर किया था तो सोलेनॉइड क्या था? एक कॉइल थी वायर की, ठीक है, जो एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर में बाउंड की जाती है। मतलब ये हॉलो है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि बच्चों इसके अंदर अगर मान लीजिए कि हमने कोई भी एक आधा मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर इसमें भर दिया, कोई एक आधा एक्स्ट्रा मटेरियल भर दिया, तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड और खुद ये मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं BO से बता दूंगा, ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलग होंगे। तो मैं फिलहाल सिर्फ इसके अंदर में कुछ अगर मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, तो वो mz को क्या रहता है? प्रोपोर्शनल। यानी क्या कहेंगे यहाँ पर हम स्टार पॉइंट कौन सा ध्यान में रखेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड, या फिर आप सोलेनॉइड के साथ आप ले सकते हो टोरॉइड भी ले सकते हो। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन को क्या रहती है? वो प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब उस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल उसको मैं कह लेता हूँ BM। ठीक है, तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या कहा मैंने? मैग्नेटाइजेशन, यानी कौन हो जाएगा? MZ। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो BM इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेंगे और वो कांस्टेंट लेंगे हम यहाँ पर μ0, जो कि परमेबिलिटी होती है, ठीक है, फ्री स्पेस के। यानी आपको ध्यान में रखना है कि BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0 MZ। ठीक है, यहाँ पर MZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m नेट अपॉन v। ठीक है, तो फिर से क्या ध्यान में रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड और टोरॉइड, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। मतलब BM प्रोपोर्शनल टू mz, मतलब BM इज इक्वल टू μ0 MZ। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको हम H से बताएंगे, तो ये सिंपली क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे हम? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर सिंपली मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, इट इज गिवन बाय द रिलेशन, वो रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी हमारे पास में मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है उसका जो फार्मूला है वो आपको मिलेगा BO इज इक्वल टू, ठीक है,
बी ओ इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एच, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्या है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? इट इज़ द स्ट्रेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज़ गिवन बाय द रिलेशन बी ओ इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एच। अब यहाँ पर बी ओ क्या है, चाहे आप टोरॉइड ले लो चाहे आप सोलेनॉइड ले लो, उनके अनुसार उसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो, और इस रिलेशन से उसको हमने देखा कौन सा है कि बी ओ इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एच। बट अगर मैं बात करता हूँ फॉर सोलेनॉइड की अगर हम बात करते हैं तो सोलेनॉइड के लिए आपको मालूम है बी ओ इज इक्वल टू क्या है, म्यू ज़ीरो एन आई है। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ, तो बी ओ इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई है। अब यहाँ पे चेक करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में बी ओ है, यहाँ पर म्यू ज़ीरो, सो फिर कौन क्या हो जाएगा, ये जो यच है ये यच यानी कौन हो जाएगा, एन आई। इसलिए आप सिंपली ध्यान में रखेंगे कि यच इज इक्वल टू एन आई, ठीक है। यच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई, और इसका यूनिट और डायमेंशन वो हमारे एम जेड जैसा रहेगा, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ यच, ठीक है, इज एज दैट ऑफ एम जेड। जो एम जेड के वही उसके रहने वाले, इसका मतलब इसके यूनिट क्या रहेंगे, तो यही एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन क्या रहेंगे, एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो आई वन, ठीक है। और वो भी क्या रहेंगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी रहेंगी। बच्चों ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो और कुछ एक दो टर्म्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। इनको बराबर पॉइंट वाइज फार्मूले वाइज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, इसका यूनिट और डायमेंशन किसके जैसा रहेगा, एम जेड के जैसा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप और कुछ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो हमारे पास जो एम जेड है और हमारे पास में यच है, इसका रिलेशन, ठीक है, ध्यान में रखना। तो एम जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यच, क्या बोलेंगे हम, एम जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यच, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एम जेड इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट लेते बच्चों हम चाय, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो सिंबल है ये सिंबल कौन सा है, चाय है, सी है चाय, ठीक है। जैसे फाइव होता है, ठीक है, हमारे पास में फाइव है, उसी प्रकार चाय, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि एम जेड इज इक्वल टू चाय एच, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम आगे में पढ़ने वाले रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे पास में जो होती है तो म्यू आर होती है, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना कि म्यू आर क्या होती है जो हम पढ़ेंगे, तो म्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास है म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो, म्यू अपॉन क्या होता है, म्यू ज़ीरो। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू हमारे पास म्यू ज़ीरो म्यू आर ये होने वाला है, ठीक है। और इसी को हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ पे वन प्लस चाय मिलेगा, ठीक है, वन प्लस क्या मिलेगा हमको, चाय, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वन प्लस चाय इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ म्यू आर हो जाएगा, वन प्लस चाय इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, म्यू आर। तो सिंपली यहाँ पे एम जेड प्रोपोर्शनल टू कौन है, एच है, तो एम जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, चाय इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ लिखते हैं यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसको मैंने किससे बताया, आपको अभी बताया कि म्यू आर से, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ, मैं किससे बता रहा हूँ उसको, म्यू आर से, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, इट इज़ द रेशो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी सिंपली म्यू लिखेंगे, टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखो, यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ दी तो म्यू इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो म्यू आर, आप ये फार्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपके पास में। अब जैसे एक पॉइंट यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है आपको, कौन सा, कि जो म्यू आर है, म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस चार रहेगा, ठीक है। थोड़ा एक्स के जैसा दिखता है लेकिन आप इस तरह से उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। सो एम जेड प्रोपोर्शनल टू एच है, तो एम जेड इज इक्वल टू चाई इंटू एच होगा। रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे पास क्या है, म्यू आर, उसका फार्मूला क्या, तो रेशो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर, ठीक है। और दूसरी बात, म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस चाय, आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट इसमें और देखते हैं हम, ठीक। तो हमारे पास में इस लास्ट टाइम हमने जब देखा था सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो थी, जो हमारी थी बी वो, ठीक है, आप उसको बी ओ बोल सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई थी। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कि उसके अंदर अगर कोई मटेरियल अगर भर दो तो उसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी, जो हमारे पास बी एम इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एम जेड है, यानी वहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलग रहेगी। तो वही हमको देखना है, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के कारण, ठीक है, या फिर इनसाइड द सोलेनॉइड बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विथ
मैग्नेटिक मटेरियल, समझो उसमें कोई क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल अगर है तो वो हमको देखना है, ठीक है, तो वो कितनी होगी, ठीक। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विदाउट मटेरियल। पहले क्या लेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड दिस सोलेनॉइड विदाउट मटेरियल जो है तो वो क्या है, तो BO इज इक्वल टू μ0 Ni, ये है हमारे पास में, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड शब्द डाल दीजिए यहाँ पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड विथ मटेरियल अगर इसकी क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड अगर देखते हैं तो वो बन जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, समझो मैं B से बताता हूँ, इज इक्वल टू BO जो विदाउट मटेरियल थी, प्लस अगर मैं मटेरियल भर दूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, यानी BM आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो BO इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, μ0 Ni है, प्लस BM इज इक्वल टू, आपको अभी देखो हमने क्या लिखा है, तो μ0 mz है यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा। ऊपर से ये जो mz है, ऑलरेडी mz इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, चाय एच है, तो उसको भी वहाँ पे रख देते, और Ni इज इक्वल टू, देखो Ni इज इक्वल टू एच है, तो Ni के जगह पे एच रखेंगे, mz के जगह पे ये रखेंगे, इसलिए हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होंगी, μ0, ठीक है, μ0 Ni की जगह पे क्या रखेंगे आप, एच रखेंगे, प्लस यहाँ पे ये μ0 है हमारे पास में, μ0 साथ में mz, तो mz की जगह पे क्या रखेंगे आप, यहाँ पे चाय एच रखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो μ0 है दोनों में, एच है, तो दोनों को यानी μ0 साथ में एच को बाहर निकाल दो, ये पूरा गया तो बचेगा 1, प्लस इसमें से μ0 और एच गया तो बचेगा चाय, ठीक है, इज इक्वल टू μ0 एच, ठीक है। अब आप देखो 1 प्लस चाय क्या है, तो 1 प्लस चाय ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी इसको हम लिखेंगे μr। सो फाइनली B इज इक्वल टू क्या होगा, μ0 μr और एच, या फिर आप μ0 μr के जगह पे सिंपली म्यू भी रख सकते हो, जो कि हमारे परमेबिलिटी होगी सब्सटेंस की, जो सब्सटेंस आप इस सोलेनॉइड के अंदर में रखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ टर्म्स आपको क्या करनी, ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन सी मैग्नेटाइजेशन mz इज इक्वल टू mnet अपॉन v, उसके बाद में जो BM है, BM क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड, सिर्फ उसकी, सोलेनॉइड की नहीं, सोलेनॉइड की होंगी तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, सिंपली सोलेनॉइड की ये है इनसाइड, मटेरियल की ये है, और दोनों मिलाकर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये होगी हमारे पास में, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या कहा था मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, इट इज़ गिवन बाय μ0 इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू μ0 एच, सिंपली अगर मैं μ0 Ni रखता हूँ सोलेनॉइड के लिए तो एच इज इक्वल टू Ni हो जाएगा, ध्यान में रखना। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि mz प्रोपोर्शनल टू एच होता है, यानी mz इज इक्वल टू चाई एच, ये ध्यान में रखना। परमेबिलिटी है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, μr से बताते, तो वो क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये ध्यान में रखना। सो म्यू इज इक्वल टू μ0 μr, और एक्स्ट्रा का पॉइंट ध्यान में रखना कि μr इज इक्वल टू 1 प्लस चाय, ठीक है। और उसके बाद में ये मेन हमारे पास में छोटा सा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विद मैग्नेटिक मटेरियल, यानी अगर एक आधे सोलेनॉइड के अंदर में कोई मैग्नेटिक मटेरियल, जिसे आप कोर भी बोल सकते हो, जो सॉफ्ट आयरन का बनता है, स्पेशली सॉफ्ट आयरन कोर कहलाता वो, ठीक है। तो वो अगर देखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विदाउट मटेरियल, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद में टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विथ मटेरियल, तो मटेरियल भरने के बाद में उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी एक्स्ट्रा की ऐड होंगी, तो BM, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B0 प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ पे BM, इसको BO को या फिर B0 बोलो या फिर BO बोलो, μ0 या ना यहाँ पे रखेंगे, प्लस BM जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं μ0 mz है। फिर उसके बाद Ni इज इक्वल टू हमारे पास एच है, और mz इज इक्वल टू ये, इसको सिंपल यहाँ पे रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनली वी विल गेट B इज इक्वल टू μ0 μr एच, ठीक है। या फिर आप इसके जगह पे म्यू रख सकते हो सिंपली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है।
तो यहाँ पर इस चैप्टर में ये कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं इनके ऊपर में, फार्मूले के ऊपर में। सिंपली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो गिवन मटेरियल है वो, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसको ध्यान में लेना है, और उनको गिवन को और क्वेश्चन को कनेक्ट करने के लिए जो कंसेप्ट या फिर जो फार्मूला होता है उसको लगाना है वहाँ पर। उसके बाद में वैल्यू पुटिंग होती है और कैलकुलेशन, फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।